कहानी का ये 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अधीरा वीर के कैबिन से बाहर आकर पेंट्री में चली गई। अधीरा पेंट्री में कॉफी बनाते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। हे भगवान जी, ये क्या किया आपने? मैंने तो आपसे एक छोटी सी प्यारी सी नौकरी और प्यारे से बॉस मांगे थे। बॉस थोड़े बुढ़े भी होते तो भी चलता, मगर ये आपने मेरे साथ क्या किया? इतनी मुसीबतों से भरी ये जॉब दे दी और साथ में जल्लाद जैसा बॉस जिसे मेरी बनाई कॉफी पसंद ही नहीं आती। देखिए ना, कल से एक कप कॉफी के लिए कैसी मेरी परेड करवा रहे हैं। देखिए ना, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। प्लीज रब जी, कुछ कीजिए कि इस बार इस जल्लाद को मेरी बनाई कॉफी पसंद आ जाए। पता नहीं इन महाशय को कैसी कॉफी पसंद है। मैं तो अच्छे से ही बनाती हूँ और चेक भी करके देखती हूँ, मुझे तो ठीक ही लगती है। अब आप तो जानते ही है ना कि मैं कॉफी नहीं पीती। फिर वो बुरा सा मुंह बनाकर जैसे कोई कड़वी गोली मुंह में चबा ली हो बोली। मुझे तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी सिर्फ उनके लिए मैं इसे टेस्ट करती हूँ। मगर उन्हें तो इस बात की कोई कदर ही नहीं है। देखिए ना, मेरे मुंह का टेस्ट भी कितना टेस्टलेस हो गया है कॉफी पी पी कर। अब जब तक चाय नहीं पीऊंगी तब तक मेरे मुंह का टेस्ट ठीक नहीं होगा, मगर चाय तो तब पीऊंगी ना जब उन महाशय की कॉफी बनाने से फुर्सत मिलेगी। फिर ऊपर छत की तरफ देखकर आंखें छोटी करके कुछ शंका जताते हुए बोली, वैसे भगवान जी, आपको क्या लगता है? क्या सच में उन्हें कॉफी पसंद नहीं आ रही, या फिर वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रहे हैं? फिर ऊपर की तरफ देखकर अपने एक कान के साइड में हाथ रखकर पैरों को थोड़ा ऊपर को उठाते हुए जैसे कि किसी की बात सुनने की कोशिश कर रही हो, फिर एकदम नीचे होकर अपने हाथ की उंगली ऊपर को पॉइंट करके तपाक से बोली, है ना? आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे तो पहले ही से ही शक था, अब आपने भी कंफर्म कर दिया। हाय रे, बॉस तो सच में जल्लाद निकला। अब देखना अब मैं क्या करती हूँ। अधीरा नाम है मेरा, कोई ऐसी वैसी नहीं। फिर कुछ सोचकर अपनी एक छोटी उंगली दांतों में दबाकर खुद से बोली, मगर मैं करूंगी क्या? फिर इधर उधर चक्कर काटते हुए बोली, सोच अधीरा, जल्दी से कुछ सोच, वरना वो जल्लाद ऐसे ही हर रोज तेरी परेड लगाता रहेगा। जल्दी सोच जल्दी। फिर एकदम से कुछ सोचकर अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ तो मिस्टर वीर, बहुत शौक है ना आपको कॉफी बनवाने का, तो ठीक है, अब आप पियेंगे अधीरा स्पेशल कॉफी, जिसे आप एक बार पीकर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ हाँ। कुछ देर अधीरा बड़े अजीब ढंग से हंसने लगी। टीना कुछ दूर खड़ी अधीरा को कॉफी बनाते हुए अजीब अजीब हरकतें करते देखकर अपना दिल जला रही थी। निशा ऑफिस की एक और एम्प्लॉय, या यूं कहें कि टीना की नंबर 1 चमची, जो काफी देर से उसे एकटक अधीरा को देखते हुए देख रही थी, वो टीना की दिशा में देखते हुए टीना के कान के पास आकर धीरे से बोली, मैम, यूं लगातार आप एक ही तरफ क्या देख रही हैं? मैम, ज्यादा देर एक ही साइड रखने से आपकी गर्दन दुखने लगेगी। टीना अपनी नजरें हटाए बिना ही बोली, मैं जब भी इस लड़की को देखती हूँ मेरा खून चलने लगता है। निशा गर्दन ऊंची कर उस तरफ देखते हुए बोली, कौन मैम? अधीरा को देखकर अपनी गर्दन नीचे कर टीना की तरफ देखकर बोली, हाँ मैम, मैं भी वही सोच रही थी कि वीर सर ने आखिर इस बहनची में क्या देखा जो उसे अपनी असिस्टेंट की जॉब पर रख लिया। दुनिया में फैशनेबल लड़कियों की कमी आ गई थी क्या? टीना बोली, रहम निशा रहम। वैंग से फिर टेढ़ा मुस्कुराकर बोली, जरूर इस फैशन डिजास्टर ने कोई दर्द भरी कहानी सुनाई होगी, और तुम तो जानती ही हो। अरे तुम क्या, सारा शहर जानता है कि हमारे वीर सर कितने रहम दिल हैं। किसी की भी दर्द भरी इमोशनल कहानी सुनकर इमोशनल होकर उनकी मदद करने लगते हैं। ये भी बस उनकी उसी रहम दिली का नतीजा है। लेकिन मैम, अगर हमारे हाई क्लास ऑफिस में ऐसी लोअर क्लास एम्प्लॉय आने लगे तो इस ऑफिस में हमारी रेपुटेशन तो कुछ भी नहीं रह जाएगी। और आपने देखा ना कैसे वो हर वक्त वीर सर के कैबिन में ही घुसी रहती हैं। अगर यही हाल रहा तो जल्दी ही वो वीर सर की फेवरेट बन जाएगी। टीना गुस्से में बोली, ऐसा कभी नहीं होगा निशा, ये यहाँ बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। तुम तो जानती ही हो कि जो लोग टीना को पसंद नहीं आते वो लोग इस ऑफिस में बस कुछ दिनों के लिए ही आते हैं, और जो लोग टीना से टकराने की गलती करते हैं उन्हें तो टीना से उनका भगवान भी नहीं बचा सकता। तो फिर ये किस खेत की मूली है? निशा चौंक कर बोली, व्हाट मूली? मैम, वो तो लड़की है ना। टीना बोली, शट अप निशा, ये एक कहावत थी। निशा बड़ी सी गर्दन हिलाकर बोली, ओ ओ
फिर अधीरा को घूरते हुए बोली, लेकिन मैम वो बहन जी कर क्या रही है? टीना व्यंग करते हुए बोली, बहन जी वीर सर के लिए कॉफी बना रही है। कल से एक ढंग की कॉफी नहीं बना पाई वो वीर सर के लिए, और ये यहाँ काम करेगी। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीर सर खुद इसे इस ऑफिस से धक्के मारकर निकालेंगे। निशा हमदर्दी भरा मुंह बनाकर बोली, ओह बेचारी पुअर गर्ल। फिर दोनों एक साथ हंसते हुए वहां से चली गई। वीर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। वीर ने लैपटॉप में काम करते हुए कहा, यस कम इन। तो दरवाजा खोलकर अधीरा अंदर आई। वीर ने लैपटॉप से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देखा तो अपने हाथ में कॉफी का कप ट्रे पर रखे वो मुस्कुराती हुई उसके पास चली आ रही थी। वीर ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी शौक मुस्कुराहट हमेशा वीर के दिल को धड़का जाती थी। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर वीर अपना हर दर्द भूल जाता था। इतने सालों से वो उसके चेहरे की इसी मुस्कुराहट को मिस कर रहा था। वो जब उसके पास नहीं थी तो उसे लगता था कि जैसे वो जी ही नहीं रहा, सिर्फ सांसें ले रहा है, और इस बेजान शरीर को वो उससे मिलने की ख्वाहिश लेकर बस ठो रहा था। आज अधीरा को अपनी आंखों के सामने देखकर, उसे अपने पास देखकर वीर का दिल एक बार फिर से जैसे जी उठा था। इतने सालों में वो भले ही उससे नाराज था, भले ही उसके दिए दर्द से वो तड़पता रहा, मगर चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पाया। आज भी वो उसे अपनी कंपनी में उससे बदला लेने के लिए ही लाया है, मगर जब भी अधीरा उसके सामने आती है तो वो ना चाहते हुए भी उसमें एक बार फिर खोने लगता है। ये अधीरा के प्यार का जादू ही है कि वो लाख चाहने पर भी कभी उसे भूल नहीं पाया। तड़पता रहा उसकी याद में, उसकी तलाश में, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों प्यार में उसे धोखा दिया, क्यों सारी कस्में वादे भुलाकर उसे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई। मगर आज जब वो अधीरा को देखता है तो उसे ऐसा क्यों महसूस होता है कि अधीरा ने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया। वो उसे इस तरह अनजानी नजरों से देखती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं, उससे कभी मिली ही नहीं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो कभी कुछ नहीं भूला तो अधीरा उसे कैसे भूल गई? ये टीस वीर के दिल में बार बार उठती है और उसे तड़पा जाती है। वीर उसकी मुस्कुराहट में ही खोया हुआ था जब अधीरा उसके पास आकर बोली, सर आपके लिए कॉफी। इस बार ऐसी कॉफी बनाकर लाई हूँ सर जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अधीरा की आवाज से वीर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और अधीरा के हाथ से कॉफी का कप लेकर बोला, अगर इस बार भी कॉफी अच्छी नहीं बनी तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अधीरा अपने होठों में ही बुदबुदाई, आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। वीर उसे देखकर बोला, व्हाट, क्या कहा तुमने? अधीरा बोली, कुछ नहीं सर, आप पीछे ना कॉफी। अधीरा ने कॉफी पर जोर देते हुए मुस्कुराकर कहा। वीर ने जैसे ही कॉफी का पहला घूंट भरा, वीर एकदम दिल मिलाकर खड़ा हो गया और कप टेबल पर रखकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा। उसे वॉशरूम में भागते हुए देखकर अधीरा अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद वीर वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे देखकर अधीरा ने अपनी पलकें झपकाकर मासूमियत से पूछा, क्या हुआ सर, ये कॉफी भी आपको पसंद नहीं आई? अधीरा को देखकर वीर का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम इसे कॉफी कहती हो? नमक वाली कॉफी कौन बनाता है? हाउ कैन यू डू दिस? अधीरा भोली सूरत बनाकर बोली, अब मैंने तो आपके लिए हर तरह की कॉफी बनाई, लेकिन आपको कोई पसंद ही नहीं आई तो मैंने। वीर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तो तुमने नमक वाली कॉफी बना दी, राइट? मगर अधीरा तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या किया है। हम अब तक तुम्हारी सारी हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे, मगर अब तुमने हद पार कर दी है और अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अधीरा मुंह बनाकर बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप मुझे इतना सुना रहे हैं। वीर बोला, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की? सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? अधीरा बोली, हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सारी गलती आपकी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे हर काम में कमी निकाल रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको अपने काम से खुश करने की, मगर आपको हर बात में नुक्स ही निकालना है। वीरू से घूर कर बोला, मत भूलो कि तुम एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय का काम होता है अपने बॉस की हर बात मानना। अधीरा मुंह बनाकर बोली,
अगर आपको लगता है कि आप मुझे कठपुतली की तरह नचाएंगे और मैं आपके इशारों पर नाचती रहूंगी तो ऐसा नहीं होगा। सर, मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आपकी हर गलत बात मुझे माननी होगी। वीर बोला, हम बॉस है तुम्हारे और तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अधीरा बोली, मैं यहाँ काम करने आई हूँ और आपका हर काम करना मेरा फर्ज है और मैं उसे मन से करूंगी, लेकिन आपकी दादागिरी में नहीं सहूंगी। अधीरा की बात सुनकर वीर कुछ देर तक उसे घूर कर देखता रहा। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और कुर्सी के पीछे टेक लगाकर अधीरा को मुस्कुराकर देखने लगा। उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर अधीरा को थोड़ा अजीब लगा और वो उसे अपनी छोटी छोटी आंखें करके देखने लगी। फिर अधीरा अपने मन में बोली, ये अचानक इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। आदिरा थोड़ा संभल कर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी ये स्वीट सी स्माइल आने वाले तूफान का संकेत दे रही है। वीर वैसे ही आदिरा को देखते हुए कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और टेबल पर रखा पेन उठाकर उसे अपने हाथों की उंगलियों में घुमाने लगा। आदिरा को उसका बर्ताव चिंताजनक लग रहा था। उसे देखकर आदिरा के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। आदिरा खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, आदिरा, इससे पहले कि इनके अंदर का तूफान तुझे अपने लपेटे में ले ले, तू यहाँ से खिसक ले। ये सोचकर आदिरा वीर की तरफ देखकर उसे बत्ती सी दिखाकर धीरे धीरे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो पलटकर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगी कि उसी वक्त वीर उठकर तेजी से दौड़कर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। आदिरा ने सहमी सी नजर से उसे देखा तो वीर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, कहाँ भाग रही हो? हमने तुम्हें अभी जाने की परमिशन नहीं दी। आदिरा नकली हंसी हंसते हुए बोली, मैं कहाँ जाऊंगी सर? मैं हाँ वो दरअसल मैं तो आपकी फाइल लेने जा रही थी। वीर उसे घूर कर बोला, अच्छा, लेकिन सारी फाइल्स तो हमारी टेबल पर रखी हैं। आदिरा बोली, अच्छा, ओह। वीर बोला, हमसे डरकर भाग रही थी ना तुम? आदिरा वीर से खुद को छुड़ाकर उससे दूर हटकर बोली, मैं क्यों भला आपसे डरने लगी? वीर अपनी बाहें ऊपर उठाकर बोला, अच्छा, तो तुम हमसे नहीं डरती? आदिरा अकड़कर बोली, मैं किसी से नहीं डरती। वीर बोला, अच्छा, फिर तो तुम कोई भी काम कर सकती हो। आदिरा अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हाँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे किसी भी काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। वीर आदिरा को देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और अपना सिर उठाकर आदिरा को देखकर बोला, तो ठीक है, फिर कल से तुम्हारा काम होगा इस पूरे ऑफिस की सफाई करना। सारे कैबिन, हॉल, कॉरिडोर और सारे वॉशरूम, ये सब तुम साफ करोगी। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, सुबह सबके आने से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। और हाँ, जो कैबिन तुम्हें दिया गया था वहां से तुम अपना सारा सामान उठा लो, क्योंकि सफाई करने वालों को कैबिन नहीं दिया जाता। अधीरा वीर को आंखें फाड़े हैरानी से देख रही थी। फिर वो वैसे ही हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप ये मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, आप मजाक ही कर रहे हैं ना सर? वीर ने अधीरा को देखकर नाम में सिर हिला दिया, फिर व्यंग से मुस्कुराकर बोला, हम कभी मजाक नहीं करते और काम के सिलसिले में तो बिल्कुल नहीं। अधीरा बोली, ये क्या बकवास है? मुझे यहाँ आपके असिस्टेंट के काम के लिए रखा गया है, सफाई करने के लिए नहीं। तो फिर मैं ये काम क्यों करूँ? वीर बोला, क्योंकि हम इस ऑफिस के बॉस हैं और हम जिसे चाहें जब चाहें उसे किसी भी काम के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। अधीरा मुंह बनाकर बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। वीर मुस्कुराते हुए बोला, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। अधीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, देखिए, आप ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैंने आपको नमक वाली कॉफी दी? तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मगर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वीर कुर्सी से खड़ा होकर बोला, हम फैसला ले चुके हैं जो बदला नहीं जा सकता। अब तुम हमसे बहस करने की बजाय यहाँ से जाओ और कैबिन खाली करो। अधीरा रोते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं कोई सफाई वाली नहीं हूँ, मैं कोई सफाई नहीं करूंगी। सुना आपने? नहीं करूंगी मैं सफाई का काम। वीर बोला, तुम्हें करना पड़ेगा अधीरा। अधीरा चिढ़कर बोली, क्यों करना पड़ेगा? वीर बोला, क्योंकि हमने कहा है। अधीरा बोली, हाँ तो आप कोई भगवान है क्या जो आप मेरी किस्मत का फैसला करेंगे? वीर बोला,
इस कंपनी के मालिक हैं हम और यहाँ के भगवान ही हैं, क्योंकि इस ऑफिस में जो हम चाहते हैं वही होता है और हर किसी को हमारा ऑर्डर मानना पड़ता है, तो तुम्हें भी मानना होगा। आधिरा चीख कर बोली, नहीं मानूंगी मैं, नहीं करनी मुझे यहाँ नौकरी ऐसे घटिया ऑफिस में जहाँ का बॉस अपने एम्प्लॉय को कठपुतली समझता है। नहीं मानना मुझे आपका कोई भी स्टूपिड ऑर्डर। सुना आपने, मैं आज और अभी ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। आपकी ये नौकरी, आपका ये ऑफिस आपको ही मुबारक हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। भगवान से दुआ करती हूँ कि मुझे दोबारा कभी आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। कहकर अधीरा वीर को गुस्से से घूरती हुई पलट कर जाने लगी तो वीर ने पीछे से कहा, तुम ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती अधीरा। अधीरा के कदम रुक गए, फिर पीछे पलटकर वीर को घूर कर देखते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं छोड़ सकती मैं ये नौकरी? वीर बोला, इस कंपनी से किए एग्रीमेंट के मुताबिक तुम 2 साल से पहले अपनी मर्जी से ये जॉब नहीं छोड़ सकती। वीर की बात सुनकर अधीरा की हैरानी से आंखें फैल गई। अचानक उसके दिल की धड़कन किसी अनजाने खौफ से तेज होने लगी। अधीरा चौंक कर बोली, एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? वीर टेबल से एक फाइल उठाकर उसके पास आया और फाइल खोलकर उसे दिखाते हुए बोला, ये तुम्हारा एग्रीमेंट है ना, जिसमें तुमने साइन किए हैं। इसके मुताबिक 2 साल से पहले अगर तुम अपनी मर्जी से ये जॉब छोड़ती हो तो तुम्हें हट जाने के तौर पर हमारी कंपनी को 10 लाख रुपये देने होंगे। अगर तुम ये पैसे नहीं देती तो तुम्हें हमारी कंपनी से फ्रॉड करने के जुर्म में जेल जाना होगा। और हाँ, इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि तुम्हें जो काम हम देंगे वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। तुम्हें हमारी किसी भी बात से इनकार करने का कोई हक नहीं है। अधीरा गुस्से में बोली, ये झूठ है, मैंने ऐसे किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए। वीर बोला, ये देखो। फिर वो फाइल उसके आगे करके उसे दिखाकर बोला, ये साइन तुम्हारे ही है ना, देख लो अच्छी तरह से। अधीरा वीर से फाइल लेकर पढ़ने लगी। उसमें वही लिखा था जो वीर ने बताया और उसमें अधीरा के ही साइन थे। उसे देखकर अधीरा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये झूठ है, ये वो एग्रीमेंट नहीं है। वीर बोला, तुमने पढ़ा था वो एग्रीमेंट? तब अधीरा को याद आया कि उसने सपना का एग्रीमेंट पढ़ा था, उसका अपना एग्रीमेंट। उसने सपना के कहने के बाद भी नहीं पढ़ा था। अधीरा घबरा कर बोली, मैंने सपना का एग्रीमेंट पढ़ा था और अनुराग सर ने कहा था कि दोनों एग्रीमेंट सेम ही हैं। वीर टेढ़ा मुस्कुराकर अधीरा से फाइल लेकर बोला, अधीरा, आर यू मैड? तुम ये कैसे भूल गई कि कभी भी बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने चाहिए? तुमने हमसे भी तो यही कहा था ना, तो फिर अपना ही रूल तुम कैसे भूल गई हो? अधीरा बोली, मगर सपना का एग्रीमेंट ऐसा नहीं था, तो फिर मेरा ऐसा क्यों? वीर बोला, सपना अनुराग की असिस्टेंट है तो उसने अपने हिसाब से एग्रीमेंट तैयार किया और तुम हमारी असिस्टेंट बनने वाली थी तो हमने अपने हिसाब से तैयार करवाया। अधीरा रोते हुए बोली, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपका हर काम अच्छे से करूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, प्लीज सर। यहाँ मेरी बहन भी है, जब वो मुझे यहाँ सफाई का काम करते देखेगी तो मेरे घर जाकर सबको बता देगी। मेरे माँ और पापा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर प्लीज सर, आप जो काम देंगे वो मैं सब करूँगी, बस सफाई का काम मैं नहीं कर सकती सर। वीर बोला, क्यों? ये काम क्यों नहीं कर सकती तुम? क्या तुम्हें ये काम छोटे लगते हैं? अधीरा बोली, मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये काम नहीं करना। मेरे घर में सब ये जानते हैं कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। अब अगर मैं यहाँ सफाई का काम करूँगी तो मेरे माँ पापा को बहुत दुख होगा। वीर अधीरा की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। अधीरा का रोना उससे भी देखा नहीं जा रहा था, मगर उसे इस वक्त नर्म नहीं कठोर बनना था। वीर अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बोला, हमने जो फैसला कर दिया वो बदला नहीं जा सकता। अब जाओ यहाँ से और कल से आकर तुम्हें सफाई का काम करना है, बल्कि आज से ही आ जाओ। जाकर देखो, जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई करो, गो। वीर की बात सुनकर अचानक अधीरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसे चक्कर आने लगे। अधीरा ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और अगले ही पल वो चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब वीर को पीछे से अधीरा की कोई आवाज नहीं आई तो उसने पीछे पलट कर देखा तो अधीरा को नीचे बेहोश देखकर हैरान रह गया। वो तेजी से उसके पास आया और उसे हिलाते हुए बोला, अधीरा, अधीरा उठो, क्या हुआ तुम्हें? देखो हमारे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा।
अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह से नाटक करके तुम हमारा इरादा बदल दोगी तो ये भूल है तुम्हारी। इसलिए इससे पहले कि हमारा गुस्सा और बढ़ के ये नाटक बंद करो, उठो, गेट अप अधीरा, आई सेड गेट अप। वीर अधीरा को उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी कैबिन का किसी ने दरवाजा खोला। वीर ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां सपना थी। अधीरा को जमीन पर बेहोश पड़ी देखकर सपना घबराकर अंदर आई। सपना घबराकर बोली, अधीरा। फिर सपना अधीरा के पास आकर उसके चेहरे को छूकर बोली, अधीरा क्या हुआ तुझे? फिर वीर को देखकर बोली, सर क्या हुआ अधीरा को, ये ऐसे बेहोश क्यों हो गई? सपना को घबराई देखकर वीर को भी कुछ घबराहट होने लगी। फिर उसने अधीरा को अपनी बाहों में उठाकर अपने कैबिन में पड़े सोफे पर लेटा दिया। फिर वो अपनी पैंट की जेब से अपना फोन निकाल कर बोला, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। सपना रोते हुए अधीरा के हाथों की हथेलियां मलने लगी और बीच बीच में उसके चेहरे को पकड़कर उसे आवाजें भी देती जा रही थी। वीर लगातार डॉक्टर को फोन लगा रहा था मगर डॉक्टर का फोन बिजी आ रहा था। वीर चिढ़कर बोला, डैम इट, जब जरूरत होती है तभी फोन नहीं लगता। फिर अधीरा के पास आकर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, अधीरा प्लीज उठ जाओ। तभी सपना के फोन में रिंग बजी। सपना ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर चाचा जी शो हो रहा था, जिसे देखकर सपना की घबराहट और बढ़ गई। जब कुछ सेकंड तक सपना ने फोन नहीं उठाया तो वीर, जो फिर से डॉक्टर को फोन लगा रहा था, चिढ़कर बोला, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम इसे आंसर करो या फिर डिस्कनेक्ट करो, मगर इस रिंग को बंद करो। सपना ने वीर की गुस्से से भरी आवाज सुनकर जल्दी से फोन रिसीव कर लिया और कान से लगाकर बोली, हेलो चाचा जी। फोन अवधेश जी का था। अवधेश जी बोले, सपना कहाँ हो तुम लोग बेटा? मैं कब से अधीरा को फोन लगा रहा हूँ मगर वो फोन ही नहीं उठा रही। इससे पहले तुम्हारी चाची अधीरा को फोन लगा रही थी मगर उनका फोन भी अधीरा ने नहीं उठाया तो उसने घबराकर मुझे फोन कर दिया। जब अधीरा ने मेरा भी फोन नहीं उठाया तो मैंने तुम्हें फोन लगाया। बेटा कहाँ है अधीरा? वो फोन क्यों नहीं उठा रही? हमें फिक्र हो रही है उसकी। बच्चे वो ठीक तो है ना? अवधेश जी की बात सुनकर सपना जोर जोर से रोने लगी तो अवधेश जी घबरा कर बोले, सपना क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अधीरा कहाँ है? सपना रोते हुए बोली, चाचा जी अधीरा बेहोश हो गई है। अवधेश जी घबरा कर बोले, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे बेहोश हो गई वो? सपना बोली, मुझे नहीं पता चाचा जी, वो कैसे बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। अवधेश जी उसे चुप कराते हुए बोले, बच्चे तू रो मत, चुप हो जा, तू बस उसके पास रहना, मैं तुम्हारे ऑफिस के आसपास ही हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। सपना बोली, जल्दी आइए चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अवधेश जी बोले, नहीं बच्चे डरते नहीं, कुछ नहीं होगा हमारी अधीरा को। उसके पापा बस थोड़ी देर में उसके पास पहुंच जाएंगे, अपने पापा को देखकर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सपना बोली, ठीक है चाचा जी, आप जल्दी आइए। सपना अधीरा के गालों को थपथपा कर बोली, ओए अधीरा उठ जाओ ना यार, चाचा जी आ रहे हैं। वीर ने सपना से पूछा, क्या? सपना बोली, सर चाचा जी मतलब अधीरा के पापा थोड़ी देर तक आ जाएंगे। वीर बोला, ओके, मेरी डॉक्टर से भी बात हो चुकी है, वो भी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। कहकर वीर सोफे पर लेटी बेहोश अधीरा को देखने लगा। अधीरा की यह हालत देखकर उसके दिल की भी हालत खराब हो रही थी। वीर अधीरा को देखकर अपने मन में बोला, ऐसा लगता है अधीरा कि हम तुम्हें जान ही नहीं पाए, क्योंकि हम जिस अधीरा को जानते थे वो इतनी कमजोर नहीं थी, वह हर हालात का सामना करती थी। तुमने कहाँ खो दिया हमारी अधीरा को? तुम हमारी अधीरा नहीं हो सकती, तुम कोई और हो, हमारी अधीरा नहीं हो तुम। तभी कैबिन का दरवाजा खुलने की आवाज से वीर अपनी सोचों से बाहर आया। दरवाजे पर अनुराग था। अनुराग सपना को देखकर बोला, सपना मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। बोलते बोलते अचानक अनुराग रुक गया। जब उसने सपना को रोते हुए और अधीरा को सोफे पर लेटे देखा तो वो सपना के पास आकर बोला, सपना तुम रो क्यों रही हो और ये अधीरा को क्या हुआ? सपना कुछ बोलने ही चाह रही थी कि तभी कैबिन का दरवाजा फिर से खुला और घबराया सा एक शख्स अंदर आया। अधीरा कहाँ है अधीरा? सपना उन्हें देखकर बोली, चाचा जी। ये कहकर सपना दौड़कर रोते हुए उनके गले से लग गई। अवधेश जी के पीछे ही उन्हें पकड़ने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए। अपनी बेटी की तबीयत की फिक्र में अवधेश जी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर भी उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती अंदर आ गए थे। गार्ड वीर को देखकर डरते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, हमने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो यह हमें धक्का देकर अंदर भाग गए। वीर बोला,
इट्स ओके, तुम जाओ। गार्ड बोला, जी सर। गार्ड अवधेश जी को घूरते हुए वहां से चला गया। अवधेश जी अधीरा के पास आकर बोले, अधीरा, क्या हुआ मेरी बच्ची? देखो बेटा, पापा आए हैं। फिर वो वीर को देखकर बोले, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वीर ने जवाब दिया, आई डोंट नो। ये अचानक बेहोश हो गई, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। अवधेश जी अधीरा को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगे तो वीर उन्हें रोकते हुए बोला, देखिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो बस आने ही वाले हैं। अवधेश जी बोले, शुक्रिया, मगर मैं डॉक्टर के इंतजार में यहाँ बैठा नहीं रह सकता। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। चल सपना, इसका सामान उठा लो। कहकर वो अधीरा को लेकर कैबिन से बाहर निकल गए। सपना भी अधीरा की कैबिन से उसका बैग लेकर उनके साथ चल पड़ी। उनके जाने के बाद वहां डॉक्टर आए तो वीर ने उन्हें गुस्से से घूर कर देखते हुए कहा, आप अब आ रहे हैं? इतनी देर में चाहे किसी की जान चली जाए। डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर वीर, मैं एक इमरजेंसी केस में फंसा हुआ था, इसलिए देर हो गई। वैसे पेशेंट कहाँ है? वीर बोला, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को हॉस्पिटल ले गए हैं। अब आप जाइए, अपनी केस हैंडल कीजिए। अधीरा को लेकर अवधेश जी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अधीरा को चेकअप करके उसे इंजेक्शन लगाया तो अवधेश जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी? क्या हुआ है उसे? वो बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर बोले, आप मेरे साथ आइए अवधेश जी। अवधेश जी परेशान से डॉक्टर के पीछे चल पड़े। अपने कैबिन में आकर डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और हाथ के इशारे से अवधेश जी को अपने सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, उसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मैं हैरान हूँ उसे देखकर। पिछले कुछ वक्त से वो बहुत अच्छा रिकवर कर रही थी, फिर आज अचानक क्या हो गया? उसे कोई स्ट्रेस है क्या? अवधेश जी बोले, स्ट्रेस? लेकिन उसे क्या स्ट्रेस हो सकता है? डॉक्टर बोले, ये तो मुझसे बेहतर आपको पता होगा। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि अधीरा के ब्रेन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जरूरत से ज्यादा उसके ब्रेन पर दबाव उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वो कोमा में जा सकती है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो सकती है। यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज होने से उसकी जान भी जा सकती है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? अवधेश जी बोले, हम समझते हैं डॉक्टर साहब। अरे हम क्यों नहीं समझेंगे? इकलौती बेटी है वो हमारी, और हम हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि उसे हर तकलीफ से, हर परेशानी से दूर रखें। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और उसकी माँ तो जीते जी मर जाएंगे। कहकर अवधेश जी रो पड़े तो डॉक्टर साहब उनके कंधे पर हाथ रखकर थोड़े नर्म स्वर में बोले, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसका ख्याल रखिए और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रखिए। फिलहाल मैं उसके लिए दवाई लिख देता हूँ, और हाँ, कुछ दिन उसे आराम करने दीजिए और खुश रखिए। अवधेश जी अपनी आंखों को साफ करते हुए बोले, जी डॉक्टर साहब, मैं उसे घर कब ले जा सकता हूँ? डॉक्टर साहब दवाई लेकर पर्ची देते हुए बोले, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा, फिर ले जाइए। अवधेश जी बोले, जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहकर अवधेश जी कैबिन से बाहर निकल गए। अवधेश जी जब डॉक्टर से मिलकर अधीरा के पास जाने लगे तो वहां अधीरा के रूम के बाहर वीर और अनुराग सपना से बातें कर रहे थे। सपना से बातें करते हुए वीर की नजर बार बार अंदर हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अधीरा पर जा रही थी। उसकी आंखों में अधीरा के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। अवधेश जी चलकर उनके पास आए तो उन्हें देखकर सपना ने उनसे जल्दी से पूछा, चाचा जी, क्या कहा डॉक्टर ने? अधीरा ठीक तो हो जाएगी ना? और उसे अब तक होश क्यों नहीं आया? अवधेश जी बोले, अधीरा ठीक है बेटा, और उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर हम उसे लेकर घर चले जाएंगे। फिर तुम दोनों पहले की तरह खूब मस्ती करना। सपना बोली, हाँ चाचा जी, मगर मैं अधीरा से बहुत गुस्सा होने वाली हूँ। कितना डरा दिया उसने मुझे। अवधेश जी हंसकर उसे साइड से गले से लगाते हुए बोले, हाँ ठीक है, कर लेना गुस्सा उस पर, मगर बाद में। वीर अवधेश जी से बोला, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है अधीरा को? अवधेश जी बोले, डॉक्टर ने बताया कि उसका बीपी बहुत डाउन हो गया था। वीर साहब, ऑफिस में ऐसा क्या हुआ था जो उसका अचानक से बीपी इतना ज़्यादा गिर गया कि वो बेहोश हो गई? मेरी अधीरा इतनी कमज़ोर नहीं जो छोटी मोटी बात से घबरा जाए। वीर बोला, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। दरअसल मैं उसे। वीर अभी बोल ही रहा था कि तभी रूम के अंदर से अधीरा की आवाज आई,
पापा, अधीरा की आवाज सुनकर सबने अंदर देखा। अवधेश जी भागकर उसके पास गए, उसके पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, मेरा बच्चा कैसा है अब? अधीरा बोले, मैं ठीक हूँ पापा, मुझे घर जाना है। अवधेश जी बोले, हाँ बेटा, हम अभी घर चलेंगे। सपना अधीरा को देखकर बोली, ओए अधीरा, तूने तो हमें डरा ही दिया था। अगर तुझे आराम ही करना था तो तुझे छुट्टी लेकर घर चले जाना था ना। ऐसे बेहोश होकर हमें डराने की क्या जरूरत थी? सपना की बात सुनकर अधीरा मुस्कुराने लगी और बाकी सब भी हंस पड़े। अधीरा ने वीर को देखा तो उसके मन में घबराहट होने लगी कि कहीं वो अवधेश जी के सामने ऑफिस में जो हुआ वो ना बता दे। वो घबराहट में अपने दोनों को हाथों को छोड़कर आपस में मलने लगी। अनुराग बोला, अब तुम ठीक हो ना अधीरा? अधीरा बोली, जी अनुराग सर, मैं ठीक हूँ। अनुराग बोला, तुमने तो हम सबको डरा दिया था। वीर सर को भी तुम्हें लेकर बहुत फिक्र हो रही थी। अधीरा ने वीर की तरफ देखा तो वीर दूसरी तरफ देखने लगा। फिर वो अवधेश जी के पास जाकर बोला, आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से। इससे पहले कि वीर आगे कुछ कहता, अधीरा बीच में ही बोल पड़ी, पापा, इनके ऑफिस में बहुत काम होता है, अब इन्हें जाना चाहिए। फिर वीर की तरफ देखकर बोली, थैंक यू सर, आप अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आए। अब मैं ठीक हूँ तो आप ऑफिस जाइए, मैं कल ऑफिस आकर आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। वीर ने हैरानी से उसे देखा तो अधीरा ना में सिर हिलाते हुए आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसके पापा को ऑफिस के बाद ना बताए। तो वीर ने उसके इशारे को समझकर धीरे से अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा कर दिया। फिर वो और अनुराग अधीरा को आराम करने का कहकर अवधेश जी से इजाजत लेकर चले गए। अनुराग ने भी सपना को आज के दिन की छुट्टी दे दी तो कुछ देर बाद सपना भी अवधेश जी और अधीरा के साथ घर चली गई। घर में सब अवधेश जी के साथ अधीरा और सपना को देखकर हैरान हो गए। एक तो वो आज ऑफिस से जल्दी आ गई और वो भी अवधेश जी के साथ। तो अवधेश जी ने उन सबको अधीरा की तबीयत के बारे में बताया तो ये सुनकर सारे परेशान हो गए और सभी मिलकर अधीरा की देखभाल करने लगे। फिर कल्याणी जी अधीरा को उसके कमरे में ले गई और आराम करने को कहकर उसे लिटाकर बाहर आ गई। रात को अधीरा और सपना अपने कमरे में थी। अधीरा अपने बिस्तर में लेटी आज सुबह ऑफिस में वीर ने जो उससे कहा उसके बारे में सोच रही थी। सपना कितनी देर से उसे ऐसे चुपचाप लेटे हुए देख रही थी। इस तरह से चुप रहना अधीरा की आदत नहीं थी। वो जब तक नींद नहीं आती थी तब तक कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, मगर आज वो बिल्कुल चुप सी थी, किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। उसे ऐसे चुप देखकर सपना ने उससे पूछा, क्या हुआ अधीरा, तू इतनी चुप क्यों है? पहले तो तू इतनी चुप कभी नहीं रही। अधीरा बोली, बस ऐसे ही। सपना उठकर बैठ गई और बोली, क्या ऐसे ही? देख, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तेरी सूरत देखकर बता सकती हूँ कि कोई ना कोई बात जरूर है, बोलना क्या बात है? अधीरा चिढ़कर बोली, कहा ना मैंने, कुछ नहीं है, चल बस अब सो जा और मुझे भी सोने दे। अधीरा करवट लेकर उसकी तरफ पीट करके लेटने लगी तो सपना ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठा दिया और बोली, तू घर वालों से छुपा सकती है मगर मुझसे नहीं। मैं जानती हूँ कि आज ऑफिस में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई। बता मुझे क्या बात है, नहीं तो मैं चाचा जी को जाकर बता दूंगी कि तू हमसे कुछ छुपा रही है, फिर वह खुद तुझसे सब कुछ उगलवा लेंगे। अधीरा जल्दी से बोली, सपना तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, प्लीज उनसे कुछ मत कहना। सपना उसे देखकर बोली, मतलब कोई बात है? अधीरा बोली, सपना प्लीज मुझसे वादा कर कि तू माँ पापा से कुछ नहीं कहेगी, बल्कि किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। फिर अपना हाथ आगे करके बोली, कर मुझसे वादा। सपना बोली, मैं कोई वादा नहीं करने वाली, क्योंकि जब बाद में घर में पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अधीरा बोली, प्लीज सपना, प्लीज मेरे लिए, क्या तू मेरे लिए एक छोटी सी डांट भी नहीं खा सकती? सपना पहले तो अधीरा को कुछ देर घूरकर देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, चल तू भी क्या याद रखेगी कि किस दिलदार से तेरा पाला पड़ा है। चल अब बता क्या हुआ था। अधीरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और सपना को देखकर उसे वो सब बता दिया जो वीर ने उससे कहा था। सुनकर सपना की हैरानी से आंखें फैल गई। सपना हैरानी से बोली, ये तू क्या कह रही है अधीरा? तेरे नौकरी छोड़ने पर तुझे उन्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। अधीरा बोली, हाँ, और अगर मैं 2 साल से पहले नौकरी छोड़ती हूँ और उन्हें 10 लाख नहीं देती तो वो मुझे जेल भेज देंगे। सपना गुस्से से बोली, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? कोई इनके बाप का राज है, ऐसे कैसे जेल भेज देंगे वो? कानून नाम की भी कोई चीज होती है ना?
अधीरा बोली, वो कर सकते हैं सपना, एग्रीमेंट में ऐसा ही लिखा हुआ है और मैंने उस पर साइन भी किए हैं। सपना बोली, तुमने तो एग्रीमेंट पढ़ा था ना? अधीरा बोली, हाँ मैंने तेरा एग्रीमेंट पढ़ा था और उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, इसलिए मैंने अपने एग्रीमेंट पर भी साइन कर दिए। मुझे लगा था कि दोनों एग्रीमेंट सेम होंगे और अनुराग सर ने भी तो कहा था कि दोनों एग्रीमेंट सेम है। सपना बोली, इसका मतलब अनुराग सर ने भी हमें धोखा दिया। फिर वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये अनुराग सर ऐसे निकलेंगे मुझे नहीं पता था। ऊपर से कितने स्वीट बनते हैं, मगर अंदर से ऐसे निकले। मैं कल ही जाकर उनसे पूछूंगी कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तू फिक्र मत कर अधीरा, तू देखना मैं कल कैसे अनुराग सर को सुनाती हूँ। उन्हें कोई ना कोई इसका हल हमें बताना ही होगा। अधीरा बोली, नहीं सपना, तुम उनसे कुछ मत कहना, कहीं तुझसे चिढ़कर वो भी तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करें और फिर ये भी तो हो सकता है कि अनुराग सर को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। सपना बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें कुछ ना पता हो? अधीरा बोली, हो सकता है ना, क्योंकि वीर सर ने मुझसे कहा था कि अनुराग सर की असिस्टेंट के लिए अनुराग सर ने खुद अपने हिसाब से एग्रीमेंट तैयार किया था और वीर सर ने अपनी असिस्टेंट के लिए अपने हिसाब से एग्रीमेंट तैयार किया था। तो हो सकता है ना कि अनुराग सर को भी ना पता हो कि वीर सर ने कैसा एग्रीमेंट तैयार किया है। आखिर है तो वो भी एक एम्प्लॉय ही ना। सपना, तू अनुराग सर से कुछ मत कहना, कहीं उनका भी दिमाग घूम जाए और वो तेरे साथ भी रूड बिहेव करने लगे। सपना बोली, तो अब तू क्या करेगी? अधीरा बोली, क्या कर सकती हूँ, उनका ऑर्डर तो मुझे मानना ही पड़ेगा। सपना बोली, ये क्या कह रही है तू अधीरा, तू वहां जाकर सफाई का काम करेगी? अधीरा बोली, क्या फर्क पड़ता है सपना, ये भी तो एक काम ही है, कर लूंगी। और फिर ऑफिस में ही तो करना है, घर में किसको पता चलेगा? सपना बोली, नहीं सपना, तू ये काम नहीं करेगी और अगर तू ये काम करेगी तो मैं भी तेरे साथ वही काम करूंगी जो तू करेगी। अधीरा बोली, नहीं सपना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये ऑर्डर मुझे मिला है तो ये मैं ही करूंगी, बस तू ये घर में किसी को नहीं बताएगी। सपना बोली, मगर अधीरा? अधीरा बोली, सपना मैं तुझसे बड़ी हूं ना, तो तुझे मेरी बात माननी है। सपना मुंह बनाकर बोली, हाँ जानती हूँ, सिर्फ 4 महीने 2 दिन बड़ी है। अधीरा बोली, तो बड़ी होने के लिए इतना काफी है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। फिर कुछ देर बाद दोनों सो गई। दूसरे दिन सुबह अधीरा सपना के साथ तैयार होकर ऑफिस जाने लगी तो अवधेश जी उसके पास आकर बोले, अधीरा बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? अधीरा बोली, ऑफिस जा रही हूँ पापा, और कहाँ जाऊंगी? अवधेश जी बोले, नहीं बेटा, तुम ऑफिस नहीं जा रही हो। अधीरा हैरान होकर बोली, मगर क्यों पापा? अवधेश जी बोले, बच्चे, अभी कल ही तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और आज तुम ऑफिस जा रही हो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अधीरा बोली, मगर पापा मैं अब ठीक हूँ। अवधेश जी बोले, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, मगर फिर भी तुम ऑफिस नहीं जा रही हो। अधीरा बोली, मगर पापा मेरी नई नई जॉब है, मैं ऐसे बिना बताए छुट्टी नहीं कर सकती। अवधेश जी बोले, सपना जा रही है ना, सपना बता देगी, चलो अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। अधीरा बोली, लेकिन पापा मुझे ऑफिस जाना है। अवधेश जी थोड़े कड़क लहजे में बोले, मैंने बोला ना अधीरा कि तुम नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो, जाओ। अवधेश जी का गुस्सा देखकर अधीरा डर कर वापस अपने रूम में भाग गई और सपना जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। वीर अपने कैबिन में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था और उसके साइड में अनुराग खड़ा था कि तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर अवधेश जी वीर के सामने आकर खड़े हो गए। वीर उन्हें देखकर एकदम चौंक गया और हैरानी से बोला, आप ऐसे अचानक? अवधेश जी बोले, जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वीर बोला, जी जरूर, आप बैठिए ना प्लीज। अवधेश जी बोले, जी नहीं शुक्रिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं जानता हूँ कि आपका वक्त भी बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। वीर ने अनुराग की तरफ देखा तो अनुराग हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। वीर अवधेश जी से बोला, क्या बात है मिस्टर चौहान, अधीरा तो ठीक है ना? अवधेश जी बोले, जी फिलहाल तो वो ठीक है और आज के बाद मैं अपनी बेटी पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, इसलिए अब वो इस ऑफिस में काम नहीं करेगी। वीर चौंक कर बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? अवधेश जी के हाथ में एक काला बैग था। अवधेश जी ने उस बैग को टेबल पर रखा और एक कपड़े की पोटली वीर के आगे रख दी। वीर ने असमंजस से उस पोटली को देखा, फिर सवालिया नजर से अवधेश जी को। अवधेश जी ने मुस्कुराकर कहा, खोलकर देखिए। तो वीर ने उस पोटली को खोलकर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई।
फिर उसने उसी हैरानी से अवधेश जी को देखा। तो अवधेश जी आगे बोले, ये मेरी बीवी के और मेरी बेटी की शादी के लिए बनवाए हुए गहने हैं। आप चाहे तो चेक करवा लीजिए, बिल्कुल असली हैं, एकदम खरे सोने के, और साथ में इन गहनों का बिल भी है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये हमारे ही गहने हैं। इनकी कीमत 10 लाख से ज्यादा की होगी। वीर असमंजस में बोला, लेकिन ये आप हमें क्यों बता रहे हैं और इन्हें आप यहाँ क्यों लाए हैं? अवधेश जी बोले, आपको देने के लिए। वीर चौंक कर बोला, मतलब? अवधेश जी बोले, मेरी बेटी ने आपकी कंपनी से जो एग्रीमेंट किया है, ये उसके हट जाने की कीमत है। आप इन गहनों को रखिए और मेरी बेटी को उस एग्रीमेंट से आज़ाद कीजिए। अब वो यहाँ नौकरी नहीं करेगी। वीर उनको देखकर बोला, देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो। अवधेश जी बोले, अदिरा से नौकरी करवाने की हमारी कोई मजबूरी नहीं है वीर साहब। अगर ज्यादा नहीं तो इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। आपकी कंपनी में नौकरी करना उसका अरमान था, उसकी खुशी थी, इसीलिए वो यहाँ नौकरी करने आई थी। मगर 2 दिन में ही आप लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये सुनकर वीर की नजरें झुक गई। अवधेश जी आगे बोले, वीर साहब, अगर आपने समझा कि अधीरा मजबूर है और आप उसे मजबूर करके जो चाहे करवा लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए उसका बाप अभी जिंदा है और मेरे जीते जी मेरी बेटी को कोई मजबूर नहीं कर सकता। आपके ऑफिस की सफाई करने के लिए मेरी बेटी यहाँ पर कभी कदम भी नहीं रखेगी। वीर हैरानी से बोला, ये सब आपको अधीरा ने बताया? अवधेश जी बोले, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसी छोटी छोटी बातों में अपने पापा की मदद मांगे। फिर अवधेश जी ने वीर को बताया कि जब रात को अधीरा और सपना इस बारे में बात कर रही थी, तो वो अधीरा को देखने उसके कमरे में आ रहे थे कि अधीरा ठीक से सो रही है कि नहीं। तो उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी और कमरे के बाहर से ही वापस लौट गए थे। अवधेश जी बोले, वीर साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, लेकिन प्लीज कभी किसी के सपनों को ऐसे मत तोड़िएगा जैसे मेरी बेटी के सपनों को तोड़ा है आपने। कहकर वो वहां से जाने लगे। दरवाजे के पास आकर फिर पीछे पलट कर वीर को देख कर बोले, और हाँ, अगर सपना के साथ भी ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो आप उससे भी ऐसा कुछ करवाने वाले हैं तो बता दीजिए, मैं उसका भी हर्जाना चुका दूंगा, क्योंकि फिर सपना भी यहाँ काम नहीं करेगी। वीर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर गहनों की पोटली उठाकर उनके पास आकर बोला, मिस्टर चौहान, आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, मगर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। हमने सिर्फ उसे एक पनिशमेंट देने के लिए ऐसा कहा था, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर वह पोटली अवधेश जी के हाथ में देते हुए बोला, आई एम सॉरी, आदिरा के साथ जो हुआ हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और रही बात उस एग्रीमेंट की, तो वो तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ताकि कोई भी एम्प्लॉय बिना वजह नौकरी ना छोड़े। प्लीज़, इससे हमें परेशानी होती है, नए एम्प्लॉय को ढूंढना, इंटरव्यूज वगैरह, और फिर उन्हें काम सिखाने में भी वक्त लगता है। इससे हमारा कितना वक्त ख़राब हो जाता है। इसलिए हम हर नए एम्प्लॉय से ऐसे एग्रीमेंट में साइन करवाते हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और आप? फिर वीर अवधेश जी को पकड़कर दोबारा से लाकर कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, पहले आप यहाँ आकर बैठिए और बताइए क्या लेंगे, क्या मंगवाऊँ? आपके लिए चाय, कॉफ़ी या फिर ठंडा? वैसे अभी सुबह का वक्त है तो हमें लगता है कि चाय ही ले लेगी। आई थिंक हमें चाय मंगानी चाहिए, हम अभी ऑर्डर करते हैं। वीर फोन उठाकर नंबर लगाने लगा तो अवधेश जी उसे रोकते हुए बोले, नहीं, रहने दीजिए प्लीज। वीर बोला, श्योर? अवधेश जी बोले, हाँ श्योर। अवधेश जी अभी भी असमंजस में थे कि वीर की बात पर यकीन करें या ना करें। वीर उनकी ये कश्मकश नोटिस कर रहा था। फिर वीर अपनी कुर्सी पर बैठकर अवधेश जी को देखकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर चौहान, हम आदिरा से सचमुच वो काम नहीं करवाने वाले थे। हम सिर्फ उसे डरा रहे थे ताकि वो अपना काम मेहनत से करे। देखिए, हम इस कंपनी के ऑनर हैं और एक ऑनर के लिए ज़रूरी होता है कि उसके एम्प्लॉय के दिल में अपने मालिक का डर हो। इसलिए हमें उनके साथ थोड़ा रूड बिहेव करना पड़ता है। आप भी दुकान चलाते हैं तो आपको भी अपनी दुकान पर काम करने वालों के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होता होगा। उनसे काम कराने के लिए आप तो समझ सकते हैं ना हमारी बात को। हाँ, हमसे शायद कुछ ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी। हमें अगर पता होता कि अदिरा उस वजह से ऐसे बीमार हो जाएगी तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। प्लीज़, आप ये कहना हमें देकर हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। आप इन्हें वापस ले जाइए, वरना हम समझेंगे कि आपने हमें माफ़ नहीं किया। वीर की बात सुनकर अवधेश जी को उसकी बात पर यकीन हो गया तो उन्होंने मुस्कुराकर वीर से कहा,
हमें माफ कीजिए मीर साहब, अगर जोश में मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो। बाप हो ना, बेटी को तकलीफ में देखकर बाप का दिल तड़प उठा, वरना हम मुझे इतना गुस्सा कभी नहीं आता। वीर मुस्कुराकर बोला, हम समझ सकते हैं। फिर अवधेश जी ने गहनों की पोटली अपने बैग में डाली और मुस्कुराकर वीर से बोले, अब मैं चलता हूँ, भैया दुकान में अकेले होंगे। कहकर अवधेश जी जाने लगे तो वीर उनसे बोला, वो अधीरा। अवधेश जी बोले, जी वो कल आ जाएगी। अवधेश जी ने हंसते हुए कहा, तो वीर उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। फिर अवधेश जी चले गए। अवधेश जी के जाने के बाद वीर के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो कैबिन के बंद दरवाजे को खोल कर देखते हुए खुद से बोला, नहीं अधीरा, इतनी आसानी से तुम बच नहीं सकती हमसे। तुम्हें तुम्हारे धोखे का एहसास तो हम तुम्हें दिलाकर ही रहेंगे। ये जो हमें ना पहचानने का तुम नाटक कर रही हो ना, बहुत जल्द ही तुम्हारे इस नाटक का हम पर्दा गिराएंगे और तुम खुद अपने मुंह से अपने धोखे की कहानी सुनाओगी। वीर के दिल से खेलकर उसे धोखा देने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। कहकर वीर की हाथों की मुट्ठियां कस गई और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। सुबह के 4 बजे चारों तरफ अंधेरा था। एक सुनसान सड़क पर जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। सड़क के साइड की कच्चा रास्ता था और उस कच्चे रास्ते के साइड ढलान थी जहां बहुत सी झाड़ियां थी। उन झाड़ियों में कई कांटेदार झाड़ियां भी थी। उस सुनसान सड़क के बीच एक कार खड़ी थी और उस सड़क में एक साया किसी को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा था। घसीटने की वजह से सड़क पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ उसकी पीठ पर चुभ रहे थे, जिससे उसकी पीठ छिली जा रही थी और उसमें से भयानक दर्द उठ रहा था। मगर वो साया इसकी परवाह किए बिना उसे घसीटे ही जा रहा था। जिसे वो घसीट रहा था, उसकी दर्दनाक चीखें उस शांत माहौल में गूंज रही थी। वो अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था और उस साय से गिड़गिड़ा भी रहा था, मगर उस साय पर ना तो उसके गिड़गिड़ाने का और ना ही उसकी दर्द भरी चीखों का कोई असर हो रहा था। उसके कानों में उसकी चीखें जैसे पहुंच ही नहीं रही थी। वो तो बस उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। अपने बिस्तर पर सो रही अधीरा पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसने नींद में ही दोनों हाथों से बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में भींचा हुआ था। वो बेचैनी से अपने सिर को इधर उधर हिला रही थी और मुंह से बड़बड़ा रही थी, नहीं नहीं छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो। अधीरा को ऐसे बड़बड़ाते सुनकर उसके बगल में सो रही सपना की नींद खुल गई। जब उसने अधीरा को बड़बड़ाते हुए सुना तो वो उठकर बैठ गई। जब उसने अधीरा को पसीने से भीगे और उसे डर से बड़बड़ाते देखा तो वो घबराकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। अधीरा, अधीरा क्या हुआ, उठ जा। मगर अधीरा लगातार बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो। अधीरा की हालत देखकर सपना घबरा गई। वो घबराकर दौड़कर अवधेश जी और कल्याणी जी के कमरे के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से आवाजें लगाते हुए दरवाजे को पीटने लगी। चाचा जी जल्दी दरवाजा खोलिए, अधीरा को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी दरवाजा खोलिए। सपना की आवाज सुनकर अवधेश जी और कल्याणी जी एकदम से जाग गए। सपना के मुंह से अधीरा का नाम सुनकर अवधेश जी जल्दी से बिस्तर से लगभग कूदते हुए उतरे और जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और सपना को देखकर उसे कंधों से पकड़कर बोले, क्या हुआ सपना, तुम इतनी घबराई क्यों हो? सपना बोली, चाचा जी वो अधीरा। सपना अभी इतना ही बोल पाई थी कि अवधेश जी एकदम से अधीरा के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे ही तेज से कल्याणी जी और सपना भी दौड़ते हुए जाने लगे। अधीरा पसीने से भीगी बेचैनी से अपना सिर इधर उधर पटकते हुए बड़बड़ा रही थी, नहीं छोड़ दो आ। अवधेश जी जल्दी से उसके पास गए और उसके पास बैठकर उसे कंधों से पकड़कर उसे हिलाते हुए बोले, अधीरा बेटा होश में आओ, होश में आओ बेटा, देखो पापा है तुम्हारे पास, होश में आओ बच्चा, देखो मुझे, मैं हूँ तुम्हारे पास। नहीं। एकदम से अधीरा जोर से चीख कर उठ बैठी और तेज तेज सांसें लेने लगी। वो थर थर कांप रही थी, आंखें अभी भी खौफ से भरी हुई थी, जैसे कोई भयानक मंजर अभी भी उसकी आंखों के सामने हो। जैसे नींद से जागने पर भी वो अभी भी नींद में थी। तो अवधेश जी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोले, अधीरा, अधीरा बेटा मेरी तरफ देखो, देखो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ और सपना हम सब हैं तुम्हारे पास, देखो देखो मेरी तरफ।
अवधेश जी की बात सुनकर अधीरा को जैसे होश आया तो उसने अवधेश जी को देखा, फिर घबराते हुए सहमी आंखों से कमरे के चारों ओर देखने लगी। इतने में कल्याणी जी ने जल्दी से बेड के साइड ड्रॉर पर पड़ी पानी की बोतल में से एक गिलास में पानी डालकर अवधेश जी को पकड़ा दिया। तो अवधेश जी ने वो पानी का गिलास अधीरा के मुंह से लगा दिया तो अधीरा ने चौंक कर अवधेश जी को देखा। उन्हें देखकर अधीरा जैसे नींद से जागी। उसने आंसू भरी आंखों से अवधेश जी को देखा तो उन्होंने प्यार से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर उसे पानी पीने का इशारा किया। तो अधीरा ने उनके हाथ से ही थोड़ा सा पानी पी लिया और फिर अवधेश जी पानी का गिलास कल्याणी जी को वापस देकर प्यार से अधीरा के गाल पर हाथ रखकर बोले, अब कैसा है मेरा बच्चा, ठीक है ना? अधीरा हाँ में सिर हिलाकर उनके गले से लग गई और रोने लगी। तो कल्याणी जी भी अधीरा के पास बैठकर अपनी आंखों में आंसू भर के प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगी। अवधेश जी उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, फिर से वही सपना? अधीरा रोते हुए बोली, पापा ये सपना क्यों बार बार आता है मुझे? ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? अवधेश जी उसे प्यार से अपनी प्यार भरी आगोश में समेट कर बोले, एक सपना ही तो है ना बेटा, सपने से भला कैसा डरना हो? अधीरा उनसे अलग होकर बोली, नहीं पापा, ये सपना होकर भी सपने जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। वो चीखें मेरी कानों में गूंजती है पापा, मगर मगर वहाँ चीखों को सुनने वाला कोई नहीं। मुझे इस सपने से बहुत डर लगता है पापा। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा हो और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत डर लगता है पापा, कहकर अधीरा फिर से अवधेश जी के गले लगकर रोने लगी। तो अवधेश जी प्यार से उसका सिर सहलाकर बोले, नहीं बेटा, डरते नहीं, वो सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। जब तुम उस सपने से डरना बंद कर दोगी तो वो सपना आना भी बंद हो जाएगा। जितना तुम इस सपने के बारे में सोचती रहोगी वो सपना तुम्हें ऐसे ही डराता रहेगा। अधीरा बोली, लेकिन मुझे डर लगता है पापा। अवधेश जी बोले, अच्छा डर लगता है? फिर उन्होंने सपना को देखा जिसकी आंखों में अपनी बहन के लिए फिक्र थी। वो उसे देखकर हल्के से मुस्कुराए, फिर अधीरा के कान में बोले, अगर तेरी ये डर की बात किसी और को पता चल गई तो अधीरा चौहान का दबदबा तो खत्म ही हो जाएगा। ये सपना सबको बता देगी कि अधीरा सपनों से डरती है, फिर कोई अधीरा से नहीं डरेगा। फिर अधीरा की रेपुटेशन का क्या होगा? अधीरा अवधेश जी से अलग होकर उन्हें आंखें फाड़ कर देखने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने घूरकर सपना को देखा तो सपना बड़े स्टाइल से अपना सिर ऊपर करके दूसरी तरफ देखने लगी। तो अधीरा अपनी आंखें छोटी करके और माथे पर बल लाकर उसे देखने लगी। तो सपना बोली, ऐसे क्यों घूर रही है? सपनों से तू डरती है, मैं नहीं। अधीरा बोली, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, समझी ना? सपना अपने कंधे उचकाकर बोली, मैं तो सबको बताऊंगी। अधीरा बोली, पापा। अवधेश जी बोले, अच्छा ठीक है सपना बेटा, इस बार किसी से कुछ मत बताना, अब ठीक है? अधीरा बोली, लेकिन पापा। अवधेश जी बोले, बच्चे अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। फिर वो अधीरा का सिर अपनी गोद में रखकर उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे सुलाने लगे। कुछ देर में अधीरा गहरी नींद में सो गई। आगे क्या होगा? क्या वीर अधीरा के अतीत के बारे में जान पाएगा? क्या अधीरा वीर को पहचान पाएगी? कहीं अधीरा किसी और मुसीबत में फंसने वाली तो नहीं? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।